नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान में पाठ 4 कार्यपालिका पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। बेटा, अगर अपन बात करें तो पिछले साल इस पाठ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मंत्रिमंडल के कार्य। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं उनके आंसर की अपन बात करेंगे आगे। तो अपन पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है बेटा, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो आंसर अपना इसमें क्या हो जाएगा? घ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संवाद पढ़ें। आप किस तरफ से सहमत है और क्यों? अमित कह रहा है संविधान के प्रावधानों को संविधान के प्रावधान यानी संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम तो सिर्फ ठप्पा मारना है। ठप्पा मारने का अर्थ बेटा आप सील लगाना नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सम्मान का पद होता है, गरिमा का पद होता है, देश के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक शक्तियां अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास होती है। क्षमा करिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इस कारण से प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल अपने यहाँ पर जो हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और हटाने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को, लोकसभा को। राजेश, हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। तो ये तीन विचार हैं। तो बेटा अपन किसके विचार से सहमत है? तो जहां तक अपना मत है कि हम बेटा समा के विचार से सहमत हैं। समा के बाद से हम सहमत है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री जो कार्य करता है, कार्य ना करे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये होगा कि जो भी कार्य किया जाता है उसकी सूचना या जानकारी अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जी को देता है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय में ऐसा हुआ था। तो हम किसके विचार से सहमत हो सकते हैं? समा के विचार से। नेक्स्ट प्रश्न अपन बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। भारतीय विदेश सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। तो बेटा बिल्कुल सही है। भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। दूसरा है प्रादेशिक लोक सेवा केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। प्रादेशिक लोक सेवा बेटा जिसका अर्थ होगा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। जैसे राजस्थान में बहाल कर दिया गया तो राजस्थान में काम करेगी। फिर अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में जाए उसमें काम करती है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल आईएएस जिनको अपन बोलते हैं बेटा, तो जिस प्रदेश में उनको भेजा जाता है वहां पर वो काम करती है। केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। बिल्कुल अपने यहाँ जैसे कि दिल्ली में केंद्रीय सेवा के कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है, ये केंद्र सरकार का, या क्यों? एक सरकारी आदेश के अनुसार सन 2004-05 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7A, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। तो बेटा ये जो टॉपिक होगा तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय का, क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय कक्षा 7, 10 और 11 की शिक्षा के विषयों से संबंधित है। प्रत्येक राज्य का ये काम है। नेक्स्ट है, भीड़ भरे तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लो वयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अत्तिपट्टू तक जाएगी।
बेटा ये हमारे यहाँ पर रेल मंत्रालय का काम है, और रेल मंत्रालय किसका विषय है? केंद्र सरकार का। अतः ये केंद्र सरकार के अधीन है। ये विषय निर्यात से भी जुड़ा है तो भी ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो रेल मंत्रालय केंद्र सरकार का विषय हो जाएगा। रयम रमयमपेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के खराब हो जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो ये बेटा सरकार के कृषि मंत्रालय का है, जिसमें किसानों की आत्महत्या के कारणों का समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। और ये विषय किसका हो जाएगा? प्रांत सरकार का, क्योंकि शिक्षा कृषि ये विषय जो है किसमें जोड़ दिए गए हैं? प्रांत सरकार से संबंधित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन के दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। चाहे गठबंधन हो या एक पार्टी हो, उसे नियुक्त किया जाएगा, उस दल के नेता को चुना जाएगा जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अर्थात लोकसभा में 543 जो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है उनमें से 272 सीटें जिस दल ने प्राप्त की है उस दल के नेता को चुना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। तो बेटा अपन कथन पढ़ते हैं। आलोक कह रहा है कि प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। ये सच है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में प्रमुख है, लेकिन अपने यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, वह राजा के समान नहीं है। शेखर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ समान हैसियत के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर है। ये भी गलत है, क्योंकि अपने यहाँ पर मंत्रियों के बराबर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मंत्रियों को नियुक्त करने में किस विभाग का मंत्री किसको बनाया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री निर्णय लेता है, इसलिए प्रधानमंत्री को कुछ अधिक है। तीसरा कथन है बेटा बॉबी का। बॉबी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों और सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही है। कुल मिला के देखें तो नीति निर्माण यानी कानून निर्माण, किस विषय पर कानून निर्माण किया जाएगा, प्रधानमंत्री डिसीजन लेता है। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। बिल्कुल सही है। किस विभाग का मंत्री किसको बनाया जाएगा ये भी प्रधानमंत्री तय करता है। तो हम किसके कथन से सहमत हो गए? बॉबी के कथन से। नेक्स्ट बेटा जो कथन है वो है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य रूप से माननी होगी। बेटा मंत्रिमंडल की नियुक्ति के संबंध में एक अनुच्छेद 74 का उल्लेख है जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, लेकिन इसमें स्पष्ट भाषा नहीं थी कि क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, और इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ 42वां, जिसमें क्लियर किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही होगी। फिर 44वें संविधान संशोधन में फिर यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति प्रथम बार में मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सलाह को दोबारा विचार विमर्श के लिए एक बार लौटा सकता है, लेकिन एक बार लौटाने के बाद में अगर वो वापस फिर से आती है वही सलाह, तो उस सलाह को उसे अनिवार्य रूप से मानना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? बेटा बिल्कुल सही है। हमारी कार्यपालिका को संसद नियंत्रित करती है। काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव। हमारे यहाँ पर बेटा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय व्यवस्था में सरकार की प्रमुख विशेषता और गुण है कि एक जिम्मेवार उत्तरदायी सरकार बनाए। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार हो, दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। विभिन्न संस्थात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगातार अपना नियंत्रण बनाती है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि संस्थात्मक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता इस सरकार या कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का लगातार नियंत्रण रखना जरूरी है, और इसकी मनमानी पर रोक लग जाती है, पर इससे अच्छे और जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका जनमत पर नियंत्रण, काम रोको प्रस्ताव से सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करती है, जो स्वच्छ प्रशासन और जनहित के लिए आवश्यक भी है। कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र अगला प्रश्न, कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता एजेंसियां बननी चाहिए जिसे मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज्यादा जनहितैषी होगा? दूसरा है, क्या इससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी? और तीसरा है कि क्या लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो? तो बेटा अपने यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है और जिसमें मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं। दूसरी स्थायी कार्यपालिका होती है जिससे सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने क्षेत्रों में अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं, जिसको अपन नौकरशाही भी कहते हैं, आईएएस अधिकारी। स्थायी नौकरशाही एक निश्चित राजनीतिक प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती है जिसमें क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु संस्थात्मक कार्यपालिका में संभव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्ता व उसमें राजनीतिक सलाह का कोई प्रभाव न हो। प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र, जनप्रतिनिधि जनता के हितों के रक्षक माने जाते हैं और प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि जनप्रतिनिधि के निर्देशन में जनहित का ध्यान रखते हुए नीति निर्माण करें। नेक्स्ट प्रश्न, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए, इस विषय पर 200 शब्दों में एक लेख लिखें। आज भारत में बेटा दो प्रकार की कार्यपालिका, एक चुनी हुई राजनीतिक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी निष्पक्ष राजनीतिक निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के अनुसार नियुक्त स्थायी कार्यपालिका, जिसे अपन नौकरशाह कहते हैं, जिसमें क्लर्क से लेकर के मुख्य सचिव या कलेक्टर वगैरह शामिल होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका व संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और जिनका चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जनता वोट देती है, जिसकी एक निश्चित राजनीतिक सोच होती है, चुनावी एजेंडा होता है जिसके आधार पर वे चुनाव जीतते हैं, वह उसी आधार पर नीति निर्माण करके उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। दूसरी कार्यपालिका जिसे नौकरशाही कहते हैं, अराजनीतिक रूप से अपने अनुभव व योग्यता के आधार पर कार्य करती है, कंपटीशन फाइट करके उसके आधार पर इनकी जॉब लगती है। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्र में ये नियुक्तियां यूपीएससी करती है और प्रांत में राज्यों की अपनी खुद का लोक सेवा आयोग या कमीशन होता है। ये कर्मचारी निश्चित नियमों के आधार पर, निश्चित मापदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। अब बेटा मैंने आगे एक बात बताई थी आपको कि अभी तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, जैसे कि जो कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिमंडल। तो बेटा मंत्रिमंडल हमारे यहाँ पर संसद अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक प्रश्न मैंने कहा था कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का अर्थ अगर यहाँ पर देश के संदर्भ में लिया गया है तो बेटा राष्ट्रपति राज्य का या देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर राज्य विधायिका के संदर्भ में लिया गया है, विधानमंडल के संदर्भ में, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352 जिसमें पूरे देश में आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय अनिश्चितता की स्थिति में आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार भी होते हैं बेटा। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।